जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से श्वसन तंत्र को समाप्त करने का कार्य किया और बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व कराया। आपको बता दें कि अब आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसका नाम कहीं ना कहीं परिसंचरण तंत्र होने का कार्य करता है। क्या करता है? परिसंचरण। जो आपका न्यू चैप्टर है उसका नाम है परिसंचरण तंत्र। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलता है। आपको बता दें सर्वप्रथम यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्जाम में क्या आता है और आप क्या पढ़ रहे हैं। यदि आप बहुत बेहतरीन सा कंटेंट पढ़ने का कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बेहतरीन से सुधार आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार का आपको कंटेंट फ्यूचर एकेडमी XYZ में फ्री बाहुबली बैच के थ्रू आपको देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से वंचित थे। यदि आप फ्यूचर एकेडमी XYZ के बाहुबली बैच से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका जीवन कठिनाइयों से उभरता हुआ आपको देखने का काम करेंगे। आपके जीवन में कभी भी कष्ट उत्पन्न नहीं होगा अगर आप डिटेल से चीज़ें पढ़ेंगी। बेहतरीन मुद्दा तो यह हो जाता है कि आजकल के जो विद्यार्थी होते हैं वो गूगल से पढ़ने, यूट्यूब से पढ़ने का कार्य करते हैं परंतु उसको रिवीजन नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें सोचते हैं कि नहीं इसको हम लिख लेंगे, बशर्ते उसको लिखते नहीं हैं और कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम की दृष्टि से वही चीज़ें आ जाती हैं तो वह बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं कर पाते हैं। ज़रूरी तो यह भी है कि आप क्या पढ़ते हैं और क्या एग्जामिनर पूछता है। जो एग्जामिनर पूछता है वही आपको बाहुबली बैच में पढ़ाने को और देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं NCERT पूरा पैटर्न रिलेटेड तथा डिटेल में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं और जो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। टॉपिक किस प्रकार की बात करता है और टॉपिक आखिर चाहता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं और बात करते हैं। थोड़ा सा आप समझिएगा, अपना जो चैप्टर है उसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। आप कोशिश किया कीजिए कि आप अधिक से अधिक इसी क्लास में चीज़ें याद करें, क्योंकि आपको भी पता है क्लास खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं आपके पास भी समय की कमी होती है, आप भी समय को नहीं निकाल पाते हैं। तो सीधा जो टॉपिक पर चलते हैं, आपका बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए बात कर लेते हैं टॉपिक की। परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करने का हम काम कर रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह चैप्टर हो जाता है। बात करते हैं पहली लाइन की, पहले पॉइंट की कि पहला पॉइंट क्या कहता है। थोड़ा सा समझिए। जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ, जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ किस में भैया जी? कि ना सर जी, जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, O2, CO2 तथा पोषक पदार्थ एसेट्रा के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या ना सर जी, कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे दिमाग से ऊपर होती जा रही हैं। थोड़ा सा आप इसको हमें डिटेल देने का कार्य कीजिए। तो आपको बता दें जीव जंतु के विभिन्न पदार्थ, जीव जंतुओं के विभिन्न पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो गया तथा अन्य पोषक तत्व हो गए। अन्य पोषक तत्व जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, अन्य पोषक तत्व, पोषक पदार्थ एक्सेट्रा यानी अन्य पोषक तत्व के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, इनके परिवहन के लिए मेरे भाइयों, परिवहन मतलब यानी परिवहन का आपको बता दें बहुत बेहतरीन सा मतलब यह होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसको ही हम परिवहन कहते हैं। आपको पता होगा कि परिवहन विभाग भी है जिसको हम बस वगैरह डिपो वगैरह में यूज करते हैं। उसका जो हिंदी में मीन्स कहते हैं डिपो है और उसका आप गाड़ियों पे देखेंगे बसों पर तो उसमें लिखा होगा परिवहन विभाग। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाना, उसी को हम परिवहन कहने का कार्य करते हैं। आप थोड़ा सा समझिएगा कि O2 तथा CO2 के पोषक तत्वों को परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, यानी पोषक तत्वों को परिवहन के लिए, पोषक जो तत्व है मेरे भाई
पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जिस तत्व की हमें आवश्यकता होती है उसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए मेरे भाइयों, पोषक जो तत्व होते हैं किस माध्यम से परिवहन करते हैं? तो कहना सर जी हमारे सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। हम जिस तंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम परिसंचरण तंत्र कहने का कार्य करते हैं। अति महत्वपूर्ण चीजें होने का कार्य करती हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। अगला पॉइंट आखिर क्या कहता है? मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका में होता है। किसमें होता है भैया जी? रक्त तथा लसिका में होता है। महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बनता है कि रक्त तथा लसिका दोनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्यतः रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। रक्त तथा लसिका द्वारा किस प्रकार होता है यह हम आपको बताने का कार्य करेंगे। थोड़ा सा आप समझिएगा, इस बात पे यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बताते हैं हम आपको कि रक्त किसके द्वारा भैया? परिसंचरण का मुख्य रूप क्या होता है? रक्त तथा लसिका। रक्त कैसे होता है? देखिए भैया, जो रक्त होता है ना वही सही जगह सब जगह को सप्लाई करने का कार्य करता है। मान लीजिए आपने सिर दर्द की मेडिसिन खाने का कार्य किया, यह आपको पता है कि हमारे सिर में दर्द है, परंतु उस गोली को पता नहीं है कि इनको सिर में दर्द है। मान लीजिए आपने पैरासिटामोल लेने का कार्य किया, है ना? पैरासिटामोल लेने का कार्य किया, आपने सोचा कि यह हमारे सिर दर्द को सही करने का कार्य करेगी। तो आपको हम बता दें यह चीज कि जो ब्लड में घुलने के बाद जो दवाई होती है आपकी पूरी बॉडी में वर्क करती है। कभी कभी लोगों ने देखा होगा कि उनका हाथ पैरों का दर्द और सिर का दर्द एक ही गोली से सही होने का कार्य करता है। तो इसका प्रमुख कारण भाइयों यह भी है कि जब भी हम गोली को खाते हैं तो यह रक्त में विलय होकर, किसमें? कहना सर जी रक्त में विलय होकर यह हमारे पूरे शरीर में परिवहन करने का कार्य करती है। हमारे जिस अंग में दर्द होने का कार्य करती है उस अंग को वह कुछ समय के लिए ब्लॉक करने का यानी दर्द निवारक यानी दर्द को रोकने का कार्य करती है। तो यह भी किस माध्यम से हो रहा है? कहना सर यह रक्त के माध्यम से हो रहा है। और कहीं ना कहीं यही बात यह इस क्वेश्चन में कर रहे हैं कि मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। आशा करता हूं आपको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहता है? परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। जो भी फ्यूचर एकेडमी XYZ में पढ़ रही होंगे उन्हें पता होगा कि सर ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में पढ़ाने का कार्य किया, जो कि हमारे जीवन को सुलभ बनाने का कार्य करता है। थोड़ा सा आप समझिएगा, एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करेगा कि बताइए परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो 3 प्रकार के होने का कार्य कर रहा होगा। इसके बाद बात करेंगे 3 प्रकार का कौन कौन सा। तो आप देख रहे होंगे पहला होगा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में बताने का कार्य करेंगे। समझिएगा पहले यहां पर से क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दूसरा, और तीसरा मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कहना सर थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजन वाली हो रही हैं, आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इस चीज को। तो मैं एक्सप्लेन करने का कार्य करेंगे। परिसंचरण तंत्र होता है भैया जी वो 3 प्रकार का होता है। यह बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पहला जो परिसंचरण का पहला जो अंग होता है उसको हम ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, और जबकि दूसरे वाले को हम क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और जो तीसरा मेरे भाइयों मेरे प्यारों अगर मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होने का कार्य करता है।
तो 3 कहीं ना कहीं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो गए होंगे। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए परिसंचरण तंत्र में 3 प्रकार के होते हैं, तो वह कौन कौन से होते हैं। या एग्जाम्पल इस प्रकार भी दे सकता है कि बताइए परिसंचरण तंत्र इनमें से कौन सा है। इनमें से एक दे देगा, 3 और दूसरे ऑप्शन दे देगा। आपको पता होना चाहिए ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको अगर सारी चीजों के बारे में जानकारी है तो एग्जामिनर आपको फंसा नहीं पाएगा। बशर्ते समस्या यह हो जाती है कि आजकल के जो विद्यार्थी होते हैं वह कहीं ना कहीं शॉर्ट चीज़ों को और कम चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम सिलेक्शन करेंगे और हम सागर में गोते लगाने का कार्य करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वह एग्ज़ाम उनके हाथों से निकल जाता है और वह समय भी निकल जाता है और समय भी वह बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन यदि आप बढ़िया तरीके से डिटेल से चीज़ें पढ़ती हैं तो आपको बता दें सरकारी जॉब पाना इतना कठिन नहीं है जितना कि लोगों ने बना दिया है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद डिटेल में बात करेंगे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर होता क्या है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम बता दें कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इस प्रकार के जो तंत्र होते हैं वह रक्त के बिना किसी दाब से आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि तिलचट्टा ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है और घेंगा और मॉलिस्क का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन जाता है मेरे भाइयों। कहना सर जी कैसे, समझिएगा थोड़ा सा। आपको बता दें कि आपसे इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर कि बताइए तिलचट्टा की किस संघ के अंतर्गत आता है। हमारे बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे भी होंगे उन्हें तिलचट्टा का एक्चुअली में पता ही नहीं होगा कि तिलचट्टा बोलते किसको है। आपकी आम भाषा में अगर हम बात करेंगे तो जो तिलचट्टा होता है इसी को हम पटार बोलने का कार्य करते हैं। अधिकतर लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हम पटार यानी किसके बारे में बात करने का कार्य कर रहे हैं। जो तिलचट्टा होता है भैया वो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आने का कार्य करता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए इनमें से ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कौन सा जीव आने का कार्य करता है। यदि आप फ्यूचर एकेडमी XYZ से हैं तो आपको पता होगा कि हमारे सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से तिलचट्टा इसका आंसर पढ़ाने का कार्य किया। इस प्रकार भी आ सकता है क्वेश्चन, एग्जामिनर घुमा दे क्वेश्चन को कि बताइए तिलचट्टा किस संघ के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर होगा वो आपको आंसर लगाना होगा ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। इसके अलावा दूसरा मोलस्का यानी घेंगा किसके अंतर्गत आता है, मोलस्का के अंतर्गत आने का कार्य करता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों भैया जी अति महत्वपूर्ण है और आप इसमें बिल्कुल निसंदेह करके इसमें आप GD का लिख लें, इसके बाद RRB का लिख लें, इसके बाद आप क्या बोलते हैं UPSC और इसके बाद आपको क्या बोलते हैं SI का, ठीक है ना। इस प्रकार के एग्जामों में आपको देखने को मिली है चीजें। दोनों क्वेश्चन को अधिक से अधिक बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है मेरे भाइयों। ऐसे क्वेश्चनों को वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। जो तिलचट्टा होता है वह ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है, जबकि घेंगा जो होता है वो मोलस्का के अंतर्गत आने का कार्य करता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, कहना सर जी हम ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करने का कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार के जो रक्त तंत्र होते हैं, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना सभी चीजें किस प्रकार भैया जी, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी भी दाब के आगे बढ़ता है। यानी जो ब्लड होता है भैया जी वह किसी भी दाब के आगे बढ़ने का कार्य करता है, यानी इसमें दाब नहीं होता है, आपको अगर इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देखना है तो आप अपने जीवन में इस प्रकार भी देख सकते हैं। आपने अगर किसी व्यक्ति ने कॉकरोच को देखा होगा, है ना सर, कॉकरोच तो हमने अधिकतर सभी लोगों ने देखा है। खासकर लड़कियां कॉकरोच से डरने का कार्य करती हैं। अगर वह डरे ना और उसको कॉकरोच को पकड़कर अगर वह पीछे की तरफ से देखते हैं तो उसका जो ब्लड होता है वो कहीं ना कहीं सीरे के समान
अगर आप उसको उल्टा कर देते हैं तो नीचे चला आता है, और आप उसको सीधा कर देते हैं तो उसकी विपरीत दिशा की ओर चला जाने का कार्य करता है। यानी इसमें कहीं ना कहीं दाब नहीं होता है। मान लीजिए ये कॉकरोच है और इसका ब्लड यहाँ तक भरा है, यानी कॉकरोच में जो ब्लड है वो यहाँ तक है, और हमने इसको जब ऐसे पलटा दिया तो इसका जो ब्लड होगा वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और फिर हम इसको पलटा देंगे तो ब्लड यहाँ से यहाँ उतर आएगा। इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो भैया जी, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इस प्रकार की चीज होती हैं। आशा करता हूं आपको ओपन ब्लड सिंड्रोम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी बात करेंगे? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यह क्या कहता है? इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित दाब के साथ, इसमें दाब नहीं था और इसमें दाब लगने का कार्य कर रहा है। दाब बढ़ने के साथ बढ़ता है, जैसे कि मानव का रक्त तो केचुआ हो गया। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहां से भी बन जाता है मेरे भाइयों, जो कि मैंने अंडरलाइन करने का कार्य किया। ये सारे क्वेश्चन आपको बता दें जीडी, आरआरबी और इसके अलावा एमटीएस, एसएससी में देखने को मिलते हैं। केचुआ इस प्रकार आपसे क्वेश्चन करे किया जा सकता है कि बताइए भैया जी, केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है? तो आपका जो कहीं ना कहीं जो उत्तर बनता है वो किसके अंतर्गत आता है? कहना सर जी, एनीलिडा के अंतर्गत आने का कार्य करता है। एनीलिडा के अंतर्गत, बिल्कुल भैया जी, एनीलिडा के अंतर्गत आने का कार्य करता है। इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके आपको महत्वपूर्ण बताने का कार्य किया है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ने का कार्य करते हैं तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें दबाव के साथ रक्त आगे बढ़ता है। कहना सर, दबाव के साथ रक्त आगे बढ़ता है। आपको बता दें, एक क्वेश्चन केंचुए से यह भी उठता है कि अत्यधिक हृदय वाला कौन सा होता है जीव? तो अत्यधिक हृदय किसमें पाए जाते हैं? इस प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे अधिक जो हृदय पाए जाते हैं वो केंचुए के पाए जाते हैं। और सबसे अधिक दांत किसके पाए जाते हैं? कहना सर जी, सबसे अधिक जो दांत होते हैं वो मच्छर के पाए जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपको छोटी छोटी बातों यानी छोटी छोटी माध्यमों से बताने का कार्य कर रहा हूं, आप इसको नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, यह दाब के साथ आगे बढ़ता है। यदि आप मानव को लेकर, यदि मान लीजिए यह मानव है और मानव को मैंने लिया और मानव को अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या सारा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा? क्या नहीं सर, अगर सारा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो यहाँ पर अगर आपके पैर हैं तो पैर काम करना बंद कर देंगे। तो यह दाब के द्वारा यानी एक फोर्स के साथ ऊपर या नीचे होने का कार्य करता है। अगर आपको बता दें, यदि आपकी यह वाली नस को काट दिया जाता है तो बहुत जल्दी से यानी अत्यधिक स्पीड से रक्त प्रभात आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने होली में देखा होगा, रंगों से भरी पिचकारी को अगर हम उस पर प्रेशर यानी दाब डालते हैं तो जो कलर है वो अत्यधिक स्पीड से बाहर फेंकने का कार्य करता है। ऐसे ही अगर हम मानव की यह नस को काट देते हैं तो अधिक स्पीड से रक्त फेंकने का कार्य करेगा। तो इसको हम बता दें, यह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है। क्या हो गया है? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम देने का कार्य करेंगे। इसमें रक्त होता है, कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है अर्थात कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। इसमें कैसी होती है? मछली और मेढक में होता है। ऐसा कब होता है? कहना सर जी, मछली और मेढक में होता है। यानी कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि फोर्स यानी दाब के साथ ब्लड को आगे बढ़ाया जाता है और कभी कभी बिल्कुल ढीला छोड़ दिया जाता है। इसको मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का हम कार्य करते हैं। अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीजें। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर यह चीज है कि एग्जाम्पल आपको किस प्रकार याद है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि बताइए ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रमुख उदाहरण क्या है, तो आपके पास प्रमुख उदाहरण आपको तिलचट्टा और घेंगा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताइए क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रमुख उदाहरण क्या है, कहना सर जी मानव है और इसके अलावा आपको बता दें केंचुआ है।
इसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए कि मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का उदाहरण क्या है, तो कहना सर जी मछली है और मेढक होने का यह कार्य करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे अगर बात करेंगे तो आगे की जो हेडिंग है इसका नाम है रक्त वाहिनी। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह भी हो जाती है। रक्त वाहिनी रक्त को ले जाने तथा ले जाने तथा नसों में रक्त वाहिनी कहते हैं। यह धमनी तथा सिराओं में होती है। अब भैया जी धमनी और सिरा आ गई हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे, सुनिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। रक्त वाहिनी नाम से आप हमारे गुरुजी कहते थे बेटा यदि आपने शब्दों के यानी प्रश्नों के शब्दों को अगर आपने समझ लिया कि यह क्या चाहता है, तो आप शायद यह है कि आपको क्वेश्चन ना आए, आपको अधिकतर चीजें आ जाती हैं। ऐसे ही इसमें खुद आंसर देने का कार्य कर रहा है कि रक्त वाहिनी यानी रक्त को लाने और ले जाने का जो कार्य करता है उसे हम रक्त वाहिनी कहते हैं। इसका आपको बता दें यह किस माध्यम से होता है, यह धमनी तथा सिरा के माध्यम से होता है। महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में देने का कार्य किया। आपको बता दें कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है, कि ना सर जी धमनियों में शुद्ध रक्त बहने का कार्य करता है, आपने पिछली भी वीडियो में हमें बताया था, और सिरा में अशुद्ध रक्त बहने का कार्य करता है। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए फुसफुस धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो आपका जो आंसर होगा कहीं ना कहीं चेंज होने का कार्य करेगा। फुसफुस धमनी आ जाती है तो आपका आंसर होगा अशुद्ध रक्त। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त बहने का कार्य करता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीकली रिवीजन और नोट्सों को बनाना ना भूलें। आपसे अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको बता दें आपको एक कार्य करना पड़ेगा जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, भगवान से यह मेरा आशा रहेगा आप लोगों से, भगवान की कृपा रहेगी आप लोगों पर कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ये सब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।